अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार और आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुश आमदीद कहती हूं। तो जनाब, आईसीसी क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मेला भारत में सज चुका है और इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आमने सामने हैं। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और जीत के लिए न्यूजीलैंड को 283 रन का हदफ अब दरकार है। अब न्यूजीलैंड जब खेलेगा तो देखेंगे कि किस तरह की बैटिंग होगी और किस तरह की बॉलिंग होगी। तो आज के मैच में, क्योंकि आज पहला मैच है, वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला था, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चौधरी इरफान ज़हीर। इरफान, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप पहले होस्ट थे, अब आपके सुबह शाम इधर ही है। सुबह शाम सही। और साथ इजहार बाजवा। इजहार, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और शुमाइला चौधरी हैं हमारे साथ। शुमाइला कप जन्म का साथ हो गया, पहले एशिया कप और वर्ल्ड कप क्रिकेट के साथ जन्म का साथ क्रिकेट के साथ वर्ल्ड कप, बिल्कुल पहले एशिया कप के साथ और अब वर्ल्ड कप के साथ। खैर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हम, इरफान आपकी तरफ में सबसे पहले आती हूँ। हम जैसे कि बात कर रहे थे कि इंग्लैंड की तरफ से तो पूरी हो चुकी है इनिंग। आप कैसे देख रहे हैं जो अब तक इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखी गई है? जो रूट ने भी 77 रन बनाए हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट उनके स्कोर रहे हैं। देखिए, जैसे इंडियन कंडीशन की बात करें तो खासतौर पे इस ग्राउंड की बात करें तो रीडू किया गया है पूरे के पूरा, स्टेडियम को भी और पिचेस के हवाले से भी अगर देखा जाए। जो पार स्कोर नज़र आता है, या सेफ टोटल कहना चाहिए, क्योंकि रात को हमने देखा कि सम हाउ ड्यू फैक्टर भी आता है। तो 325 जो है ना, वो एटलीस्ट हर टीम की कोशिश होगी कि पहले खेलते हुए अपने बॉलर को 25-30 रन का एक्स्ट्रा कुशन दे, जो कि ड्यू फैक्टर में वो किसी ना किसी तरह सेव कर सकते हैं बाद में। तो वो आपको मद्देनज़र रखते हुए ड्यू फैक्टर को आपने बड़ा टोटल करने की कोशिश करनी है। इंग्लैंड की अगर बात करें तो इनका जो स्टाइल है, जो इन्होंने 4-5 साल से मॉडल अडॉप्ट किया है, जो बेसबॉल क्रिकेट की हम बात करते हैं, उसी पैटर्न पे ये खेले। अच्छा। और जिस तरह हमने लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल देखा था, इनके माइंड में वो भी था, और उसी चीज़ को देखते हुए कि हमने बड़ा टोटल सेट करना। और ये तो टेस्ट मैच भी हम देखते हैं T20 के फॉर्मेट पे खेल रहे हैं। बट क्रिकेट में हमेशा ये बोला जाता है अग्रेसिव क्रिकेट खेलें, बल्कि कंट्रोल्ड एग्रेशन होना चाहिए। मेरी नज़र में ये टोटल इतना बड़ा टोटल नहीं है, कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट कि ये ड्यू भी आएगा। और जैसे इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है, तो न्यूजीलैंड थोड़ा सा फेवरेट लग रहा है अभी तक। पहले मैं आपसे प्रोग्राम से पहले पूछ भी रही थी कि इंग्लैंड की जो अभी बैटिंग है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं? आपने बोला कि अगर इतना कर लेंगे तो ये जीत सकते हैं। ऑब्वियसली देखिए, हम अभी तो जब तक लास्ट क्रिकेट में बोला जाता है लास्ट बॉल डिलीवर नहीं करते आप, तब तक कुछ नहीं कह सकते। बट अभी जो सिनेरियो या स्टैट्स के बेस के ऊपर हम बात करें कि कम से कम 50-60 रन शॉर्ट किए हैं इंग्लैंड ने, उसकी रीज़न ये है कि जो उन्होंने माइंड सेट अपना सोचा हुआ था कि हमने तेज़ खेलना है, ज़्यादा रन्स बनाने हैं, उसी चक्कर में आपने देखे कि खास तौर पे मैं इधर बात करूंगा हैरी ब्रूक की। जब उसने एक ओवर में 16 रन बना लिए थे, तो इस तरह की एक रैश शॉट मारने की जरूरत नहीं थी, और वही एक शॉट उनकी विकेट कॉज कर गई। अगर उधर थोड़ा सा इंग्लैंड अगर को 5-6 ओवर स्टेबल खेलता तो आपकी इनिंग्स को लंबा बिल्ड किया जा सकता था। फिर इनकी एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी जो रूट की और बटलर की। बटलर ने भी समहाउ वही सेम मिस्टेक की, तेज खेलने के चक्कर में, 350 बनाने के चक्कर में अपनी विकेट उन्होंने गंवा दी। और अगर वो 2-4 ओवर 5 ओवर निकाल जाते तो जिस तरह 7 ओवर में, लास्ट 7 ओवर्स के अंदर उनके 7 आउट हो चुके थे और कोई बैट्समैन विकेट पे नहीं था। ये तो खैर उनकी लेट मिडल ऑर्डर और टेल ने थोड़ा अच्छा खेला, वो एक रीजनेबल टोटल पे ले गए, फाइटिंग टोटल कहना चाहिए, क्योंकि ये इंग्लैंड या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाली पिचेस नहीं है। ये बड़ी बैट पे सीधा बॉल आ रहा है, बड़ा इवन बाउंस आ रहा है, और जो भारत की एक टेंडेंसी रखी जाती है कि बॉल स्पिन और ग्रिप ज़्यादा करता है, तो अभी ये जो भारत की पिचेज है ये उस तरह की भी नहीं है। एक रीजनेबल स्पिन होता है कि जो कि बैटर के लिए पिक करना या खेलना आसान होता है। तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड काफ़ी सेटिस्फाइड भी नज़र आ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज भी थी। इंग्लैंड थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी थे, डिजेक्टेड थे कि हम जो सोच रहे थे टोटल वो नहीं कर पाए। मतलब जिस तरह की बात की जा रही है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, क्योंकि 96 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी 11 रन से। अच्छा इजहार, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी, आप पहली इनिंग को किस तरह देख रहे हैं? जैसे इरफान भी बात कर रहे थे कि ड्यू फैक्टर भी है और बहुत से, क्योंकि अब जाहिर से बात है अक्टूबर का महीना है और पाकिस्तान और इंडिया का मौसम तकरीबन सेम होता है। हम वेदर को, जाहिर सी बात है, वेदर कंडीशंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आपको लगता है जो अब बाद में टीम खेलेगी उसको थोड़ी मुश्किल होगी या उसको ज़्यादा आसानी होगी? देखिए, हमने इंग्लैंड को अभी तक जितना भी खेलते हुए देखा है रिसेंट पास्ट में, दे नो ओनली वन वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वो उनका अटैकिंग क्रिकेट है। उन्होंने वाइल बैटिंग, यही उनका माइंड अप्रोच होता है कि जी हमने जो बॉलिंग टीम को टोटली डोमिनेट करना है और 350-400 स्कोर करना है, और जो भी बैट्समैन आएगा रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली है। इवन जो बांग्लादेश के साथ इनका वार्म अप मैच था उसमें भी इन्होंने 197 का टारगेट दिया था बांग्लादेश ने इंग्लैंड को,
जो उन्होंने 23-24 ओवरों में चेस करी, हालांकि उनके 7-8 आउट हो गए थे इंग्लैंड के वाइल चेजिंग दैट टारगेट। अच्छा। तो इससे हमने इनका जो एटीट्यूड है या अप्रोच है टुवर्ड्स क्रिकेट वो तो बड़ा क्लियर कट है कि उन्होंने किस तरह खेलना है, और ये अप्रोच इनको सूट भी करता है। उसकी वजह यह कि इनके पास बैटिंग डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। सैम करन और क्रिस वोक्स जो कि 8वें-9वें नंबर पे आते हैं, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं एंड दे कैन आल्सो चिप इन एंड दे कैन कंट्रीब्यूट विद द बैट एज वेल। तो कंसिडरिंग दैट जो न्यूजीलैंड ने आज अप्रोच अडॉप्ट किया, उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इस बात को फिगर आउट कर लिया कि इंग्लैंड का अगर आपने स्कोर को स्टेम करना है या उनके स्कोर को रोकना है और उनको 350-400 के टारगेट अचीव करने से रोकना है, देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग इट, दैट इज टू ब्रेक देयर पार्टनरशिप। उनका मोमेंटम ब्रेक करें और उनका पार्टनरशिप्स ब्रेक करें। अच्छा, पार्टनरशिप वाला मामला तो हमने एशिया कप में भी देखा था, जिसकी जहां पार्टनरशिप टिक गई उसने उस मैच को जितवा दिया। तो वही चीज़ मतलब हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है श्रीलंका की वेदर कंडीशंस डिफरेंट थी, इंडिया की थोड़ी चेंज हैं। देखिए, जब आपकी जो अपोजिशन टीम है उसके पास इतनी ज़्यादा बैटिंग डेप्थ हो और उनका एटीट्यूड या अप्रोच भी बिल्कुल क्लियर हो कि उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, चाहे जिस तरह के मर्जी कंडीशंस हैं, जिस तरह का मर्जी बॉलर है, बेशक 3-4 आउट भी हो जाए 100 पे, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। तो एक ही तरीका है कि आपने उनको स्कोर करने से रोकने का, दैट इज के आप विकेट्स लें, आप इनका मोमेंटम ब्रेक करें। तो क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, उन्होंने वक्तन फवक्तन उनको विकेट्स लेते रहे और कोई भी ऐसा हमें कोई डोमिनेटिंग पार्टनरशिप नहीं नजर आई जिसने गेम को न्यूजीलैंड से बहुत ज़्यादा खींच लिया हो। एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, दोनों टीम के मेन प्लेयर नहीं थे। हाँ, बात भी कर रहे थे पहले कि उसके न्यूजीलैंड के भी कैप्टन नहीं है। बिल्कुल। बेन स्टोक्स, अगर इंग्लैंड की हम अगर बात करें तो वो उनके ऐसा प्लेयर है जो पूरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और दुनिया क्रिकेट में शायद इनसे बड़ा कोई ऑलराउंडर नहीं है अभी करंट क्रिकेट के अंदर। जिस तरह सिंगल हैंडेडली इन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में इनिंग्स खेली और इनको फाइनल भी जिताया, तो बेन स्टोक्स को इंग्लैंड ने इस कॉम्बिनेशन जो था ना, उनकी इनिंग्स को जैसे एंकर करते हैं जो रूट के अगेंस्ट पूरी टीम खेलती है, इस तरह फिर लेट मिडिल ऑर्डर में आके फिनिशर का रोल जो है वो बेन स्टोक्स प्ले करते हैं। अच्छा इरफान, मैंने कॉम्बिनेशन की भी बात करनी है, लेकिन शुमाइला पहले आपसे मैं स्टैट्स के हवाले से जानना चाह रही थी कि स्टैट्स हम अपने नाज़रीन से शेयर कर लेते हैं कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें अब तक कितनी बार खेली हैं और कौन कितना जीता है, किसका पलड़ा भारी है। बिल्कुल मिस आयशा, इनके स्टैट्स भी बहुत मज़ेदार हैं। अब तक का मैच डिसाइड करेगा कि आगे क्या होना है। अगर इन्होंने वर्ल्ड कप खेला है तो उनके टोटल 10 मैचेस हुए हैं, इनके ODI हुए हैं, तो 10 में से 5 जो है वो न्यूजीलैंड ने जीते हैं और 5 ही जो है वो इंग्लैंड ने विन किए हैं। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग। उसके अलावा अगर ओवरऑल की बात करें तो 95 इन्होंने ओवरऑल मतलब हेड टू हेड खेले हैं, और उसमें भी 44 जो है वो न्यूजीलैंड ने विन किए हैं और 44 ही इंग्लैंड ने। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि आज का मैच जो है वो डिसाइड करेगा। अच्छा, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब दोनों के मैचेस तकरीबन बराबर ही हैं, जीत के भी और हार के भी। और ये देखें ना, वो बताता है कि दोनों कितनी स्ट्रॉन्ग साइड है। ये भी एक चीज़ उनको बताती है कि दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, बैलेंस है, कंपोजिशन दोनों साइड की बड़ी अच्छी है। बट जैसे इजहार ने भी ऐड की बात कि वो जिस तरह का एग्रेसिव माइंडसेट के साथ इंग्लैंड ने खेलना शुरू किया है और यही चीज़ ने उनको सक्सेस भी दी है। अगर हम देखें कि वो दैट इज द ओनली साइड जिसने दोनों वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, T20 का भी और ODI का भी, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके पास। और इसीलिए वो इस मेथड से, इस मेथडोलॉजी से हटते नहीं है। उनको सेट पैटर्न मिल चुका है, उनके बैटर को उस पर लगे हैं। बट अब हुआ क्या है कि जब ये इन्होंने स्टार्ट किया इस मॉडल को तो नई टीम्स को अडॉप्ट करने में मुश्किल आया। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम इसका काउंटर आर्गूमेंट उनके पास आ चुका है, वो काउंटर करेंगे इनको। अब देखें, जैसे न्यूजीलैंड ने होमवर्क किया हुआ था, उनको पता था कि इन्होंने अटैक करना है, तो उन्होंने आज 3 स्पिनर डाले। इवन ग्लेन फिलिप की अगर बात करें तो उन्होंने 3 ओवरों में 2 आउट किए। इसी तरह रविंद्रा ने विकेट ली, इसी तरह सेटनर ने आउट किए। और इवन दो के जो अगर मैट हेनरी की बात करें तो उसका तो आउटस्टैंडिंग स्पेल जिसे कहा जाइए, इस अगर पूरी बॉलिंग लाइनअप पे तो सबसे अच्छा था, लेकिन उनके स्पिनर ने बड़ा अच्छा रोल किया। हर स्पिनर चिपन किया, हर स्पिनर ने विकेट्स लेके दी। और मैं ये पढ़ भी रही थी कि ये जो कंडीशंस हैं ये स्पिनर्स के लिए बड़ी फेवरेबल है। भारत की दुनिया के अंदर जो स्पिनर के लिए सबसे हेल्पफुल जो कंडीशंस होती हैं वो भारत की होती हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जैसे पास्ट के अंदर भारत की विकेट्स जो थी वो टोटल मड वाली विकेट होती थी। उसका मतलब ये होता है कि बॉल लगा, वो ग्रिप किया, फंसा, उसके बाद शार्प स्पिन हुआ, वो बैट्समैन के लिए खेलना इम्पॉसिबल होता है रादर। अभी ये है कि अभी क्योंकि वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट है, क्यूरेटर सारे ICC के हैं, तो उन्होंने जो पिचेस तैयार कर रहे हैं वो बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ना ज़्यादा स्पिनर को फेवरेबल हो, ना फास्ट बॉलर के, ना प्योरली बैटर के लिए। तो इसके लिए बैटर के लिए ओबियसली थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा है हमें। और दूसरी रीज़न ये है कि बाउंड्री की जो डायमेंशंस हैं वो भी 70 मीटर हैं। नॉर्मली हमने पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर 80-85 की देखते हैं। अच्छा। तो इधर रन्स बड़े होने की रीज़न एक तो प्लेसिड विकेट, बैटिंग पैराडाइज,
और साथ पैरेलल उसकी बाउंड्री की डायमेंशन जो है वो थोड़ी है, उसकी वजह से आपको लगेगा बड़े हाई स्कोरिंग मैच है। और अच्छा। तीसरी चीज़ ये है कि जो आपका आउटफील्ड है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, वो इतनी फास्ट है कि अगर आपकी गैप से बॉल निकलेगी तो आपको क्लियरली बाउंड्री मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को रखते हुए हमें हाई स्कोरिंग मैच नजर आएंगे। कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, जैसे भी इरफान ने भी कॉम्बिनेशन की बात की। पहला मैच जब होता है तो दोनों टीम्स पे प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहला मैच है, स्टार्टिंग आपसे हो रही है, तो आप पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है कि सबकी नज़रें आप पर हैं। तो जो कॉम्बिनेशन इंग्लैंड की टीम का और न्यूजीलैंड की टीम का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि बैलेंस टीम है दोनों। देखिए, इंग्लैंड ने बड़े जो स्क्वाड सिलेक्शन की उसमें बड़े बोल्ड फैसले किए हैं। अच्छा। जो इनका लास्ट वर्ल्ड कप में जो बड़ा मेजर प्लेयर था जिसने इनको जिताने में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था, जेसन रॉय, उसको उन्होंने इस टूर्नामेंट में सेलेक्ट नहीं किया, उसके लिए डेविड मॉलन को चांस दिया। डेविड मॉलन ने आज तो इतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं कर सके, उनको मैट हेनरी ने जल्दी आउट कर दिया। तो अदरवाइज जो उनकी सेटल लाइनअप है इंग्लैंड की मोरलेस इसी तरह की है। बेन स्टोक्स की कमी महसूस हुई, लेकिन जहाँ इंग्लैंड का जो अप्रोच है बेसबॉल स्टाइल, जिसमें वो ऑल आउट अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन एंड द कंडीशंस और इन द बॉलर्स एंड द ऑपोजिशन। आज उनसे जो गलती हुई, जब उनके 3-4 आउट हो गए थे 100-125 के स्कोर के करीब, उन्हें उस टाइम थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी का एक प्लान भी होना चाहिए था। अच्छा, मतलब स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए थी। शायद अगर उधर उनके पास बेन स्टोक्स जैसा जो लोअर मिडल, जिस तरह जो रूट है, इरफान साहब ने बात की भी, जो रूट एज अ वन डाउन आके एंकर का रोल प्ले करते हैं, इस तरह बेन स्टोक्स लोअर मिडल ऑर्डर में जब इस तरह की कुछ सिचुएशन हो जाए, जब बहुत ज़्यादा आउट हो जाए, तो वो एक लोअर मिडल ऑर्डर में एंकर का रोल करते हैं और टेल के राउंड या जो नीचे स्लॉगिंग कर रहे होते हैं प्लेयर्स, उनके साथ वो एक अपनी पिच पे सॉलिडिटी या रहते हैं। तो उनकी कमी महसूस की। उन्हें भी आज इंग्लैंड को चाहिए था, जब उनके 3-4 आउट हो गए थे 100 स्कोर के करीब, अपनी स्ट्रैटेजी रिवैल्यूएट करते और कोशिश करते कि पिच पे बटलर है या जो रूट है वो एक लंबी पार्टनरशिप बनाते और तकरीबन 40 ओवरों तक अपने विकेट्स इन हैंड रखते। तो इस तरह से जब उनके 6-7 बहुत आउट हो गए और 40 ओवरों से पहले आउट हो गए, तो एंड में उनके पास इतनी फायर पावर नहीं रही कि बहुत एग्रेसिव कर सके। और जो टोटल है आज के जो कंडीशन है, जो अभी तक हमने ट्रेंड देखा है, उस हिसाब से तो ये काफ़ी थोड़ा टोटल है। लेकिन देन अगेन न्यूजीलैंड से भी आप एक्सपेक्ट, न्यूजीलैंड भी हम इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते, हालांकि अभी तक उनकी जो वार्म अप मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उन्होंने हमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तान को 43rd ओवर में 350 के अराउंड टारगेट चेज कर लिया। फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका को डकवर्थ लुइस सिस्टम से हराया, जो वार्म अप मैच हुआ उनका दूसरा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक सॉलिड बैटिंग परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन हमें जो एक क्रूशल चीज़ है कि इस मैच में केन विलियमसन नहीं खेल रहे, जो न्यूजीलैंड के सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। जो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप है थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, तो हम अभी इतना भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा वो केन विलियमसन पे टोटली डिपेंडेंट तो जाहिर सी बात है वो टीम नहीं है। उनकी बाकी भी बैटर्स जो हैं वो केन विलियमसन जैसे नहीं होंगे, उनसे कुछ बेहतर, उनसे कम। ये आपका क्वेश्चन वैलिड है, बट इसमें होता ये है कि हर टीम का एक ऐसा प्लेयर ज़रूर होता है मेन पिलर के तौर पे जो एंकर करता है। जैसे हमारी टीम में आप सोचें कि बाबर आजम नहीं खेल रहा, इसी तरह इंडिया के अंदर, हाँ, इंडिया के पास आप समझ लें कि विराट कोहली नहीं खेल रहा, तो दूसरी ओपोजिशन वैसी तगड़ी हो जाएगी कि ये यार इनका तो मेन प्लेयर है ही नहीं, विराट कोहली नहीं खेल रहा, तो हमें सोचे ना कि हमारा इंडिया का मैच हो रहा है और विराट कोहली नहीं है, तो हमारा कितनी खुशी का आलम क्या होगा, क्योंकि जिस तरह को मैं फिनिशर है। तो इसी तरह केन विलियमसन को गेम की सेंस सबसे अच्छी है और वो कैप्टन बड़े श्रूड है, और वो जिस तरह कंडीशन के अकॉर्डिंगली, जैसे बेन स्टोक की हम बात कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा एनालाइज करते हैं, वो गेम को बिल्ड करते हैं और जब तेज़ रन रिक्वायर्ड होते हैं वो बनाते हैं। दूसरा एक सरप्राइज फैक्टर मेरे ख्याल में रविंद्रा का होगा। लास्ट मैच में हमने प्रैक्टिस मैच में हमारे अगेंस्ट देखा 97 की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। इनिशियली तो हमने देखा कि वो एज ए स्पिनर के तौर पे थे और लेट मिडल ऑर्डर में आके हिटिंग करते थे, बट डोमेस्टिक में वो ओपन करते रहे। तो इस वर्ल्ड कप में मुझे लग रहा है क्योंकि प्लेसिड विकेट है, बैट बॉल पे अच्छा आ रहा है, बाउंस अच्छा कैरी कर रहा है, वो शायद सरप्राइज पैकेज देंगे इंग्लैंड के प्लेयर के लिए भी, उनके पास शायद आइडिया और हिटिंग करते हैं शुरू से। तो अगर उनके कहीं 30, 40, 50 अच्छे बन जाते हैं तो न्यूजीलैंड पूरी तरह डोमिनेट कर जाएगी इस मैच के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सरप्राइज फैक्टर डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्लेयर जो एक्स फैक्टर का रोल प्ले करता है, ऐसे इनिंग्स खेल देता है, ऐसा स्पेल कर देता है, तो हर टीम की कोशिश होती है कि इम्पैक्ट प्लेयर अपनी टीम में डाले जाएं। तो रविंद्रा मेरी नज़र में आज एक ऐसा प्लेयर हो सकता है जो टॉप ऑफ द ऑर्डर लैथम के साथ आके एक अच्छी इनिंग्स बिल्ड करके और अच्छा स्टार्ट दे सकता है। अच्छा शुमाइला, हम स्टेडियम के हवाले से भी अपने नाजरीन तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं। स्टेडियम ये गालिबन कुछ नया है, ज़्यादा मैचेस भी यहाँ पे नहीं खेले गए, कुछ इस हवाले से इन्फॉर्मेशन भी आप शेयर करें। बिल्कुल मिसाइशा, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो नरेंद्र मोदी जो है ये स्टेडियम अहमदाबाद में, ये सबसे बड़ा, इसकी सीटिंग कैपेसिटी 1,32,000 ऑलमोस्ट है और ये सबसे बड़ा दुनिया का इसको माना जा रहा है, जो मैं बार बार कह रही हूँ। और इससे पहले जो था वो था MCG,
लेकिन वो भी कोई 1,20,000 इतना ऑलमोस्ट या इसके राउंड अबाउट ही था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, इसमें मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें कि अब न्यूजीलैंड की टीम जनाब आ चुकी है मैदान में और न्यूजीलैंड ने बैटिंग भी शुरू कर दी है। आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि इंग्लैंड के बाद अब न्यूजीलैंड किस तरह की परफॉर्मेंस देगा। अच्छा शुमाइला, न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से और इंग्लैंड की टीम के हवाले से हेड टू हेड भी अपने नाज़रीन से कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? नहीं, हेड टू हेड तो मैंने बता दिया ना आपको, वर्ल्ड कप का भी बता दिया, ओडीआई का भी, बल्कि रैंकिंग हमारी रह गई थी। ओवरऑल की मैं बात कर रही थी। ओवरऑल वो मैंने बता दिया कि 95 हमने जो है वो इनके हेड टू हेड मैच हुए हैं ओडीआई, और उसमें से 44 और 44 दोनों ने जो है वो विन की है। ठीक है। और रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में जो है वो इंग्लैंड नंबर 5 पे है और न्यूजीलैंड बस 1 नंबर कम है, वो 6 पे है। अच्छा, बस वो आज का फिर इसका मतलब मैच रह गया इरफान कि अगर न्यूजीलैंड बस जीत आज जाते का हैं, और ही जैसे कि आप decide बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंट है न्यूजीलैंड की टीम आज के मैच में। के अलावा और जो एक देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की तो ऑस्ट्रेलिया के बाद मोस्ट कंसिस्टेंट साइड जो है वो न्यूजीलैंड है। बड़ी कम पॉपुलेशन का ये कंट्री है और अगर आप देखें तो उसके अंदर से इतना टैलेंट आना और डोमिनेट करना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इनका प्रॉब्लम क्या नजर आता है कि ग्रुप स्टेजेस में बड़ा शानदार परफॉर्म करते हैं, लास्ट दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल खेले हैं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, यहाँ पर हम ये भी न्यूज़ शेयर कर लें कि पहली बॉल पर ही चौका लग चुका है और न्यूजीलैंड अपनी जो आगाज है वो चौके से कर दिया है। ये इनका माइंडसेट बता रहा है कि वो कितने कॉन्फिडेंट है और वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा कि वो अर्ली कोशिश करेंगे कि किसी तरह 30, 40, 50 रन तेज बनाए ताकि जितना उनका लोअर मिडिल ऑर्डर है या मिडिल ऑर्डर है उनके ऊपर कोई बर्डन ना हो और वो स्मूथली उसको चेज करें, रन रेट का प्रेशर ना हो। ऑल दो के पहले ही 6 रन से कम रन रेट की रिक्वायरमेंट है तो वो उसके ऊपर पहले भी ऐसा सच नहीं है। बट अगर आपको 40-50 तेज मिल जाते हैं तो फिर आप समझ लें कि ये रन रेट समहाउ 4 या 4.5 के करीब आ जाएगा, जो कि कन्वीनियंट हो जाएगा। फिर ऐसी बैटिंग कंडीशन के ऊपर आपके लिए चेस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। आपको अभी जैसे कि स्टार्ट हो चुका है न्यूजीलैंड का भी मैच और पहली बॉल पे भी चौका लग चुका है, आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड इजीली चेस कर लेगा? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, हैविंग सेड दैट कि बड़ी प्लेसर्ड विकेट है, इनके बैटर सारे अच्छी फॉर्म में है। दो के सबसे बड़ा मेन प्लेयर केन विलियमसन नहीं है, बट डिस्पाइट ऑफ इट ये बड़ी एक बैलेंस साइड है और बड़ी इनकी अच्छी जो यूनिकनेस जो न्यूजीलैंड की बात करें ना, हर प्लेयर अपना रोल जानता है, कोई अपना प्लेयर अपनी बेसिक फंडामेंटल से नहीं हटता। बिल्कुल। कोई अगर आप देखें तो बहुत बड़ा नाम आपको शायद पूरी प्लेइंग 11 में विलियमसन के अलावा नजर नहीं आएगा, बट हर कोई परफॉर्म करता है क्योंकि वो बेसिक जो क्रिकेट के फंडामेंटल है उसके ऊपर काम करते हैं। उसी फंडामेंट्स को वो सारे अडॉप्टेबिलिटी के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं गेम के अंदर। और इनकी सक्सेस की वजह ये है, सिर्फ न्यूजीलैंड को करना क्या है कि जब वो सेमीफाइनल या फाइनल में आते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम बोलते हैं कि साउथ अफ्रीकन चोकर्स हैं, वो इवेंट में आके बड़ा टोटल नहीं, कोई इवेंट नहीं जीत पाते, तो इनको भी लाइन क्रॉस करनी है बस। न्यूजीलैंड भी नहीं जीत पाते। और दो, जैसे मैंने कहा कि 2 फाइनल खेल चुके हैं, टेस्ट चैंपियनशिप का तो खैर फाइनल ये जीते भी हैं, तो ये अब वर्ल्ड कप जैसे एक बड़ा इवेंट इन्होंने कभी नहीं जीता। तो आई होप सो कि ये इस दफ़ा कोई अच्छा परफॉर्म करें, कोई ऐसी चीज़ करें, क्योंकि इनकी जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन बहुत कम है, बट इतनी लिमिटेड पॉपुलेशन से इतना टैलेंट लाना और ला के हमेशा परफॉर्म करना, ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अमेजिंग। बिल्कुल। अच्छा इज़हार, हम बात कर रहे हैं कुछ कंडीशंस के हवाले से भी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि श्रीलंका की कंडीशंस में भी हमने देखा कि 6 टीमों ने किस तरह देखा। अब इंडिया की कंडीशंस, जैसे कि इरफान भी कह रहे थे कि बहुत अच्छी हैं और ख़ास तौर पर स्पिनर्स के लिए भी बहुत अच्छी हैं। बैटिंग लाइन के हवाले से आपको कैसा लग रहा है कि मतलब अगर तो बैटिंग स्टेबल होती है यहाँ पर, तो कितना मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए? देखिए, इस पे तुम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि केन विलियमसन की एब्सेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप है थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है और बैटिंग कंडीशंस है, बॉलर इतनी शुरू में थोड़ी बहुत स्विंग होगी, तो इस हवाले से न्यू बॉल बहुत क्रूशल है। हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके पास क्रिस वोक्स हैं, फिर उनके पास एक मार्क वुड हैं जो शायद वर्ल्ड कप के सबसे फास्टेस्ट बॉलर हैं और बड़ी तेज़ पेस पे बॉल करते हैं, 150+ वो टच करते हैं किलोमीटर्स पर आवर। और बैट्समैन के लिए अगर वो अपनी इफ ही इज ऑन फॉर्म तो बैट्समैन के लिए उन्हें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। उसके अलावा जो उनके स्पिनर्स हैं इंग्लैंड के पास, उनके पास मोइन अली और आदिल रशीद है। आदिल रशीद भी बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं और वो अगर ये स्पिनर्स न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के इफ देर एबल टू टेक विकेट्स ड्यूरिंग द मिडिल ओवर्स एंड ब्रेक पार्टनरशिप ऑफ न्यूजीलैंड बैट्समैन लाइक न्यूजीलैंड डिड विद इंग्लैंड, तो इतना आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए इस टारगेट को चेस करना। अच्छा इरफान, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी अभी हम शेयर भी कर रहे थे कि पहला मैच है
पहला ले भाई खबर आ गई है, पहली विकेट भी गिर गई। हम अभी चौके के असर से नहीं निकले थे। चौके से खुश हो रही है या विकेट गिरने से? या विकेट नहीं, हम मुझे इस बात में हंसी आई कि हम अभी चौके से नहीं निकले थे कि विकेट भी गिर गई। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपके क्वेश्चन से ऐड करना चाहूँ कि इसमें जो भी टोटल बन रहा है, लेट्स सपोज जैसे 282 किया है, 283 करना है, 300 है, 325 है, इवन 350 भी बना के कोई भी साइड ये नहीं समझ सकती कि मैंने ये टोटल कर दिया तो मैं रन्स को रिस्ट्रिक्ट कर लूंगा। आपको इन ऑर्डर टू विन द मैचेस आपने विकेट्स लेनी है। ये जो फार्मूला जो है, ये मंत्रा जो है इंडियन पिचेस का, ये बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने कहा बाउंड्रीज की डायमेंशन छोटी हैं, बैटिंग विकेट्स हैं। अगर कोई टीम ये सोचेगी कि मैं ऐसी फील्ड प्लेसिंग करता हूँ कि इनके मैं रन्स रोक के इनसे मैच जीत जाऊंगा, तो शायद ये इस वर्ल्ड कप में आपको अगर 48 मैचेस है तो 1 या 2 मैचेस में शायद ये ऐसा देखने में मिले। अदरवाइज आपको ओपोजिशन के 10 खिलाड़ियों को आउट करना है, पर्टिकुलरली जब आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये माइंडसेट हर टीम के माइंड में होगा कि हमने जब सेकंड में बॉलिंग करनी है तो हमने विकेट्स के लिए जाना है। जैसे उन्होंने पहली विकेट ले ली है तो वो कभी 50 ओवर का नहीं सोचेंगे। मतलब अगर हम बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड की साइड कॉन्फिडेंट है तो इंग्लैंड का भी कॉन्फिडेंस हमें नजर आ गया है। पता है कि हमने रन नहीं देखने उन्होंने अपने, कि हमारे 282 रन है, 50 ओवर हमने निकालने हैं। उन्होंने 10 खिलाड़ी आउट करने की कोशिश करनी है। वो अटैक करेंगे, अटैक करने के चक्कर में तेज रन भी बनते हैं, वो सब कुछ होगा, बट उन्होंने 10 विकेटें लेनी है। उन्होंने ये नहीं करना कि हमने किसी तरह 50 ओवर निकालने हैं। न्यूजीलैंड के 6 आउट है, क्योंकि जब 50 ओवर जो टीम खेल गई वो जितना भी टोटल है 90% 95% ऐसा होगा कि टीम वो जीतेगी। तो ये क्योंकि ड्यू फैक्टर भी आना है, तो इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है हर टीम का माइंडसेट ये होगा कि हमने 10 विकेट। अच्छा, मैं आपसे पहले सवाल करने लगी थी जब वो विकेट गिरने के हवाले से भी न्यूज़ आ गई कि हम स्टेडियम की बात कर रहे हैं कि ये अभी जैसे शुमाइला भी बताई थी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन हमने ये चीज भी देखी है कि ज्यादा वहां पर लोग नहीं आए हैं मैच देखने। स्टेडियम बड़ा था इसलिए नहीं आए या लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया? आपका क्या ख्याल है, क्या इंडियंस इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे वर्ल्ड कप में? वर्ल्ड कप की बात करें तो इसमें काफी इस तरह के ना ऑड सिचुएशन आई हैं, चीजें हो चुकी हैं जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वर्ल्ड कप होता है उसका कम से कम 7-8 साल पहले अनाउंस किया होता है आपने कि ये इवेंट इधर होना है, और प्रिपरेशन ऑलमोस्ट साल पहले शुरू हो जाती है। जैसे स्टेडियम की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बनाने के लिहाज से तो 3-4 साल पहले ही इसकी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। पहला चीज क्या हुई, जब टीमों ने आना था तो वेन्यू चेंज की बात हुई। सेकेंडली हमने देखा कि डेट्स चेंज की गई। तीसरा, जब वो पाकिस्तान का वार्म अप मैच हुआ तो सीट्स के ऊपर काफ़ी वो डस्ट और बुरी कंडीशन में थी, लोगों ने पिक्चर शेयर की। चौथा, कई मैचेस के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, टिकट्स वापस करनी गई। अभी कल जो सबसे बड़ा आपकी ओपनिंग सेरेमनी होनी थी, ओपनिंग सेरेमनी को रोका गया, वो कैंसिल होगी। इतना बड़ा इवेंट आप सोचें कि फीफा हो रहा है या वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, और आपकी ओपनिंग सेरेमनी ना हो। और फिर रीजन भी आप क्या कहते हैं कि टेक्निकल रीजन पे, भाई क्या टेक्निकल रीजन ऐसी थी कि जो आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को आप नहीं कर पाए? मतलब क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला हम इसको कह रहे हैं। उसके ऊपर डिबैकल ये कि आप अनाउंस नहीं कर पाए कि अगर होगी ओपनिंग सेरेमनी, तो ओपनिंग भी होती है, अब मिडल में करेंगे। अब कहीं ये भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले होगी। तो अच्छा, वो फिर एक्चुअली वो ओपनिंग सेरेमनी, वो क्वेश्चन मार्क तो इन पे पहले ही काफी ज्यादा आ गए। दूसरी चीज ये कि इंटरनेशनल इवेंट से बड़ा कोई इवेंट नहीं होता, ये उनके फैंस या स्पेक्टेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन उठता है। जैसे मैं कल रवि शास्त्री का इंटरव्यू सुन रहा था, सारे प्लेयर्स का वो इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा जी इंडिया दुनिया में ये हमारे लिए दैट इज लाइफ। ये हम तो रिलीजन कहते हैं ना कि रिलीजन के सेकंड रिलीजन के तौर पर डील करते हैं, उन्होंने लाइफ का इसको वर्ड बोला। तो अगर लाइफ के लिए बोला तो आईपीएल के लिए ग्राउंड फेल हो रहे हैं, और वर्ल्ड कप जैसे मैंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है, उसके लिए लोग नहीं आए। इट्स मीन कि आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लैक कर रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट गलत है, मैनेजमेंट गलत है, या आपने प्राइसिंग बहुत हाई रखी है। क्योंकि इंडिया होस्ट है तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा शेयर तो उसको जाएगा इसका। तो ये सारी चीजों के लिहाज से कहीं ना कहीं इंडियन जो बीसीसीआई है, इंडियन गवर्नमेंट है, इनके ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क उठते हैं कि आप जाइंट होने का स्लोगन तो हर जगह पे उठा रहे थे कि वी आर जाइंट और हम रूल कर रहे हैं आईसीसी को भी, और हम दुनिया को बता रहे हैं क्रिकेट कैसे होगी। तो आपके जब से स्टार्टिंग से लेके अब तक पहला मैच हुआ है तो 10 तो क्वेश्चन हमने गिना दिए कि आपके ऊपर उठ चुके हैं। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा इवेंट है, इनको चाहिए कि जल्दी से रेडिकेट करें और रेक्टिफिकेशन के साथ आगे बढ़े। अदरवाइज ये जब ज्यादा क्वेश्चन मार्क उठेंगे तो फिर शायद इनके लिए नेक्स्ट इवेंट होस्ट करते हुए आईसीसी भी सोचे कि भाई आईसीसी भी सोचेगा कि इनको देना भी है कि नहीं। अच्छा इजहार, कल के अगर मैच की हम बात कर लें, अभी तो जाहिर सी बात है मैच आज का पहला तो चल रहा है, वो साथ साथ हम इस पे अपडेट्स भी शेयर करते रहेंगे। कल पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच है, तो आप किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को आप देख रहे हैं तैयार है? जो 2 वार्म अप मैचेस थे वो तो हार चुके हैं। देखिए जो पहला वार्म अप मैच था उसमें बैटिंग तो बहुत अच्छी थी, आपने 350 स्कोर किया न्यूजीलैंड के खिलाफ,
और न्यूजीलैंड की एक फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइनअप है। जिस तरह आज आपने देखा कि उन्होंने इंग्लैंड को 280 के करीब रिस्ट्रिक्ट कर लिया, तो आपने उस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 350 के करीब स्कोर किया। दैट शोज कि आपके बैट्समैन दे आर गेटिंग फॉर्म। इवन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपने 300 प्लस स्कोर किया और आप चेज भी कर सकते 15-17 रन से आ रहे हो। और शायद वो एक ऐसी सिचुएशन थी जब आप अपने लोअर ऑर्डर को ट्रायल करना चाह रहे थे और आपने उन खिलाड़ियों को मौका दिया जो शायद अंडर कंसिडरेशन थे फॉर द नेक्स्ट मैच। तो आपकी बैटिंग तो बेहतर हो रही है, खास तौर पे जो आपका मिडिल ऑर्डर है उसमें साउथ शकील ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, रिजवान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बाबर आजम ने कंसिस्टेंटली 2 मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर इफ्तिखार अहमद ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ये तो ठीक, इससे शो हो रहा है कि यू आर गेटिंग इन द राइट डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। बॉलिंग में भी जो आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग परफॉर्मेंस थी दैट वाज हॉरिबल। आपने 350 के करीब टारगेट उनको 42-43 ओवरों में चेज करवा दिया, तो इट इज़ टोटली इनडिफेंसिबल। उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, इतनी हॉरिबल बॉलिंग। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नज़र आ रहा है कि हमारे जो पेस बॉलर्स हैं वो तो अभी फॉर्म नहीं हिट कर पा रहे, लेकिन जो आपके स्पिनर्स हैं उनकी न्यूजीलैंड से अगर कंपैरिजन करें, न्यूजीलैंड के मैच के खिलाफ से अगर दूसरे मैच का, तो कदरे बेहतर थी। उसमें उसामा मीर ने भी विकेट्स ली, शादाब ने भी विकेट ली, नवाज ने भी विकेट्स ली, तो मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेते रहे। इसी वजह से आप ऑस्ट्रेलिया को 350-350 तक रिस्ट्रिक्ट कर पाए। लेकिन जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, खासतौर पर हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहाँ मैच में 9 ओवरों में 97 के करीब रन खाए, जो कि आप फ्रंट लाइन बॉलर हैं। दैट इज़ अ वेरी ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न। अगर आपके हारिस रऊफ जो जिस पर आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, अगर वो 97 स्कोर खा रहा है, इट शोज़ कि आपके फास्ट बॉलर अभी तक जो कंडीशंस को सही तरह असेस नहीं कर पाए या फॉर्म नहीं हिट पाए, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। और दूसरा कॉज ऑफ कंसर्न हमारे लिए अभी पाकिस्तान के लिए अभी आपका टॉप ऑर्डर है। अभी 2 जो वार्म अप मैचेस हुए हैं उसमें ना अब्दुल्ला शफीक ने अभी तक वो कोई एक अच्छी कोई परफॉर्मेंस दी, इमाम भी बहुत चीपली आउट हुए हैं दोनों मैचेस में, फ़खर को जिस मैच में मौका मिला वो भी चीपली आउट। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। एक तो हमारा टॉप ऑर्डर कॉज ऑफ कंसर्न है, दूसरा हमारा जो फास्ट बॉलिंग है वो अभी तक उसमें काफ़ी बेहतरी की ज़रूरत है। उसमें मैं एक चीज़ ये ऐड कर रहा था कि अगर आपका लगता है कि फ़खर से परफॉर्म नहीं होता या किसी इमाम चले परमानेंट मेंबर तो नज़र आ रहा है या अब्दुल्ला को आप नहीं करते, तो आप देखिए आप ऐसा क्रिएशन करते हैं, कई चीज़ क्रिएट करते हैं अपोजिशन को सरप्राइज़ करने के लिए। आप रिजवान को ओपन करवा सकते हैं और साउथ शकील को इंडक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें स्पिन के ऊपर सबसे बेस्ट बैटर नज़र आता है। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे थिंक टैंक को, कैप्टन और कोच को ऐसी नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि रादर दैन की जो स्क्रिप्टेड एक चीज़ें हैं, जो माइंड सेट एक सोच के आते हैं उसी पे जाए। ये चीज़ें नहीं करने से ही आल दो कि आपको ये पहले सब कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए था, प्रैक्टिस मैचेस में या एशिया कप में आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। बट ऐसी ये कंडीशन है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा। और रिजवान को ये विकेट्स बहुत सूट करेंगी, अगर वो ओपन मेरी नज़र में आके करता है तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मतलब पाकिस्तान के पास जो वो क्या शतरंज का एक होता है ना मोहरा, हाँ। जो क्या बादशाह क्या इक्का होता है, कौन सा इक्का ही कह लें आप ताश में होता है कोई होता है तो ताश में होता है। हाँ, वो रिजवान को हम कह सकते हैं। अच्छा चलो जनाब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, इजाजत दें। लेकिन वर्ल्ड कप को भरपूर एंजॉय करने के लिए सुनो न्यूज़ की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन से आप जुड़े रहें और रात 11 बजे तज्जियों, कहकहों और कॉमेडी से भरपूर क्रिकेट मस्तियां देखना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।